गम नहीं होता है आज़ादों को बेश अज़ यक नफस, बर्क से करते हैं रोशन शम्मे मातम खाना हम। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 81 है। काफ़ी खूबसूरत शेर हैं इसके अंदर भी, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ों और इमेजरी का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसका दूसरा शेर जो है वो दीवाने गालिब का अब तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड शेर था शायद मेरे लिए। उसको हम गज़ल के एंड तक के लिए स्किप कर देंगे। तो आइए इस गज़ल को पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं, गम नहीं होता है आज़ादों को बेश अज़ यक नफस, बर्क से करते हैं रोशन शम्मे मातम खाना हम। महफिलें बरहम करे है गंजिफा बाज़े ख़याल, महफिलें बरहम करे है गंजिफा बाज़े ख़याल, हैं वरक करदानी नैरंग यक बुत खाना हम। बावजूद यक जहाँ हंगामा पैदा नहीं, बावजूद यक जहाँ हंगामा पैदा नहीं, हैं चरागाने शबिस्ताए दिले परवाना हम। ज़ौफ़ से है नेक कनात से ये तरके जुस्तजू, ज़ौफ़ से है नेक कनात से ये तरके जुस्तजू, हैं बवाले तकिया गाहे हिम्मते मर्दाना हम। दाएं मुल हब्स इसमें है लाखों तमन्नाएं असद, दाएं मुल हब्स इसमें है लाखों तमन्नाएं असद, जानते हैं सीनाए पुरखूं को जिंदा खाना हम। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं। गम नहीं होता है आज़ादों को बेश अज़ यक नफस, बर्क से करते हैं रोशन शम्मे मातम खाना हम। आज़ादों का मतलब है आज़ाद लोग, जो इस दुनिया की अटैचमेंट्स, रिलेशनशिप्स के अंदर बंधे ना हों, उन सब चीज़ों से आज़ाद हों, जो आज़ाद ख्याल रखते हों। अज़ यक नफस का मतलब है एक सांस, या और बेश अज़ यक नफस का मतलब है मोर देन ए सिंगल ब्रेथ, या यहाँ पे बात की जा रही है एक सांस लेने की ड्यूरेशन या मुद्दत की। या बर्क का मतलब होता है लाइटनिंग या बिजली जो आसमान से कड़कती है। मातम खाना ऐसा घर या कमरा जिसके अंदर मातम मनाया जा रहा हो, किसी चीज़ का शोक मनाया जा रहा हो। शम्मे मातम खाना, उस मातम खाने में जली हुई शमा या कैंडल को बोलेंगे। तो पहली लाइन में कहते हैं, गम नहीं होता है आज़ादों को बेश अज़ यक नफस। उसका लिटरल मीनिंग ये है कि जो आज़ाद लोग हैं, जो इस दुनिया की अटैचमेंट्स और रिलेशनशिप में बंधे हुए नहीं हैं, उनको गम एक सांस लेने की मुद्दत से ज़्यादा नहीं होता। ज़िंदगी में गम तो उनके पास आते हैं, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं करते वो गम। या वो एक थोड़ी सी मुद्दत के लिए उनके जहन में आते हैं और फिर चले जाते हैं, या उनके ऊपर कोई असर नहीं करते गम, और वो सेल्फ पोजेशन और सेल्फ कंट्रोल की स्टेट में वापस बड़ी जल्दी चले जाते हैं। ये आज़ाद लोगों की यहाँ पे तारीफ़ की गई है। और दूसरी लाइन में कहते हैं, बर्क से करते हैं रोशन शम्मे मातम खाना हम। तो वो कहते हैं कि जो आसमान से कड़कने वाली बिजली जो बर्क है, उससे हम मातम खाने की शमा को रोशन करते हैं। इस लाइन के अंदर बहुत सारे रंग छुपे हुए हैं। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मीनिंग है मेरे ख्याल से वो ये है कि वो पहली लाइन से मिलता जुलता है। बर्क एक मोमेंट के लिए कड़कती है, अपना काम करके चले जाती है, और उसी तरह से जो आज़ाद लोग हैं, उनके जहन में या उनके दिल के ऊपर गम थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, ज़्यादा देर तक उनके ऊपर असर नहीं रखते। ये आई थिंक इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है। लेकिन इसके अंदर और रंग छुपे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आज़ाद लोगों की तारीफ़ की गई है, तो इसकी एक इम्प्लीकेशन ये भी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि हम बर्क से अपने शम्मे मातम खाना को रोशन करते हैं, तो उनके पास इतनी पावर है कि वो बर्क को भी कैप्चर कर लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं शमा जलाने के लिए। ये भी एक इसका रंग हो सकता है। दूसरा ये कि बिजली का नशेमन को जला देना, ये एक पॉपुलर इमेजरी है शेर व शायरी के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बर्क ही है जिसने गम भी पैदा किए हैं। या तो ये इसके 2-3 और रंग हो सकते हैं। एक बात और सोचने वाली ये है कि ये आज़ाद लोग कौन हैं? आशिक तो नहीं हैं, क्योंकि आशिक तो जो हैं वो गम की कैद में सारी उम्र रहते हैं। तो शायद ये जो स्पिरिचुअली, इमोशनली एलिवेटेड लोग हैं या सूफ़ी लोग हैं, उनकी यहाँ पे बात की गई है। ओवरऑल मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि पीपल हु आर फ्री ऑफ द इमोशनल अटैचमेंट्स एंड फिजिकल अटैचमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, they are not impacted by the grief or misfortune for a long period of time. Yeah. तो इनके इन ऐसे आज़ाद लोगों के ऊपर गम ज़्यादा असर नहीं करता। गम नहीं होता है आज़ादों को बेश अज़ यक नफस, बर्क से करते हैं रोशन शम्मे मातम खाना हम।
अगला शेर जिसको कि हम स्किप कर देंगे थोड़ी देर के लिए, वो है कि महफ़िलें बरहम करे है गंजिफ़ा बाज़े ख़याल, हैं वरक गर्दानी नैरंगे यकबुत खाना हम। तो इस शेर पे हम बाद में आएँगे। तो तीसरा शेर देखते हैं कि बावजूदे यकजहाँ हंगामा पैदा नहीं, बावजूदे यकजहाँ हंगामा पैदा नहीं, हैं चरागाने शबस्ताए दिले परवाना हम। दूसरी लाइन से शुरू करते हैं। परवाना, तो आपको पता होगा शमा और परवाने के इश्क की दास्तान शेर व शायरी में अक्सर यूज़ की जाती है। परवाने को इंग्लिश में मॉथ बोलेंगे, पतंगा भी हिंदी या उर्दू में उसको कहा जाता है। तो वो परवाना जो है वो शमा से, कैंडल से इश्क करता है और उसी के अंदर जल के मर जाता है। तो उसका उसके दिल की बात की गई है। गालिब साहब ने बड़ी मल्टी लेयर्ड यहाँ पे इमेजरी यूज़ की गई है। तो कहते हैं शबस्तान ए दिले परवाना का मतलब है कि उस परवाने के दिल के अंदर एक बेड चेम्बर है या बेडरूम है, या उसके अंदर चरागां हुआ हुआ है। चरागां का मतलब है एक डिस्प्ले ऑफ लैम्प्स, कि उसके अंदर चराग जले हुए हैं। तो दूसरी लाइन में लिटरल मीनिंग चरागां ने शबस्तान दिले परवाना का है, इट्स लाइक ए डिस्प्ले ऑफ लैम्प्स इन द बेडरूम ऑफ द हार्ट ऑफ द मॉथ। तो पहली लाइन में कहते हैं एक यक या यक जहाँ का मतलब होता है वन यूनिक वर्ल्ड। तो कहते हैं बावजूद यक जहाँ हंगामा पैदा नहीं, उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर एक पूरा जहान बसा हुआ है। इमोशनल टर्मोइल का, फीलिंग्स का, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का, हमारे एक्सपीरियंसेस का, राइट, इश्क मोहब्बत का, नफ़रत का भी एक पूरा जहान हमारे दिलों के अंदर बसा हुआ है, लेकिन हंगामा पैदा नहीं। लेकिन उसका कोई हंगामा बाहर पैदा नहीं हम करते। या तो वाले सब कह रहे हैं कि हमारे पूरा एक जहान हमारे दिल के अंदर बसता है, लेकिन वो जो ट्यूमल्ट है, वो जो कमोशन है, वो जो हंगामा है, हम उसको बाहर ज़ाहिर नहीं होने देते। या हम हंगामा पैदा नहीं करते। या तो बाहर से देख के आप ये बात नहीं जांच सकते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। ये पूरी ह्यूमन बीइंग्स की यूनिवर्सल कंडीशन है शायद। या और उन्होंने परवाने की स्टेट को यहाँ डिस्क्राइब किया है। तो कहते हैं परवाने के अंदर चरागां हुआ हुआ है, या एक आग लगी हुई है उसके अंदर, लेकिन बाहर से आप देखें तो वही एक काले रंग का परवाना आपको दिखेगा। बाहर से देख के आप ये नहीं जांच सकते कि उस परवाने के अंदर किस तरह की एजिटेशन चल रही है। या तो बहुत सारे रंग इसके अंदर भी छुपे हुए हैं। एक तो ये कि ये कॉमन इमेजरी है कि जब परवाना शमा को देखता है तो वो एजिटेट हो जाता है, राइट। तो किसी हद तक उसके अंदर की जो एजिटेशन है, उसके अंदर जो आग लगी हुई है, वो इन्फ्लुएंस करती है उसका बिहेवियर, जो बाहर की शमा के सामने जब वो जाता है, राइट। तो द एजिटेशन इन फ्रंट ऑफ द कैंडल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एजिटेशन गोइंग इनसाइड हिम। या तो ये शेर के मेन थीम से थोड़ा सा हटके है, लेकिन ये भी एक इसके अंदर रंग छुपा हुआ है। या दूसरा ये कि आप देखें कि जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, वो कहते हैं चरागाने शबस्ताएँ दिले परवाना हम, राइट। तो अपने आप को उन्होंने वो उस चरागाह से कंपेयर किया है। तो उसका क्या मतलब है? आई थिंक उसका मतलब शायद ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइट परवाने के अंदर है, परवाने के दिल के अंदर है, वही हमारे दिल के अंदर ही है, राइट। सो ये जो कोई डिवाइन लाइट है, वो यूनिवर्सल है। वो हर इस कायनात के हर एक क्रीचर के अंदर वही लाइट चल रही है, और इन ए वे वी आर दैट वेरी लाइट। या तो अपने आप को चरागा बोलने का मतलब शायद ये है कि हम, हमारी असली रियलिटी वही लाइट है, और वही लाइट, वही चराग हम सबके अंदर चल रहा है। तो यह इस तरह के बहुत सारे इसके अंदर रंग हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका मतलब ये है कि आउटवर्डली अगर आप हमें देखें, वाले साहब कह रहे हैं, तो यू विल ओनली सी पीस एंड क्वाइट। हमारे अंदर एक जहान है इमोशनल टर्मोइल का, जिसको बाहर से देख के आपको पता नहीं चलेगा कि वो हमारे अंदर है। कोई हंगामा बाहर पैदा हम नहीं करते, राइट। तो फिर से पढ़ देते हैं कि बावजूद यक जहाँ हंगामा पैदा नहीं, हैं चरागाने शबस्ताए दिले परवाना हम। अगला शेर देखें। ज़ौफ़ से है नेक कनाहत से ये तरके जुस्तजू, हैं बवाले तकिया गाहे हिम्मत मर्दाना हम। या बड़े कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर वर्ड्स हैं। पहली लाइन से शुरू करते हैं। ज़ौफ़ का मतलब होता है वीकनेस, कमज़ोरी। या कनात का मतलब होता है जिसको आप अंग्रेज़ी में बोलेंगे कंटेंटमेंट, या कि आपकी तसल्ली हो गई है किसी चीज़ से। या तर्क जुस्तजू का मतलब है, जुस्तजू होता है डिज़ायर,
उसको छोड़ देना। तकिया गाह एक ऐसी जगह है, रेस्टिंग प्लेस, जहाँ पे आप आराम करते हैं, वहाँ पे तकिए लगे होते हैं। हिम्मत मर्दाना इज़ लाइक मैनली करेज, मर्दों की हिम्मत। और वबाल का मतलब होता है लाइक एन पेनफुल डिस्ट्रेसिंग इन्वायरमेंट, आप कह सकते हैं, राइट। सम सॉर्ट ऑफ ए कमोशन भी कह सकते हैं उसके अंदर, राइट। तो हाँ, किसी अच्छी जगह पे कोई ख़राब प्लेग या कोई ख़राब एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया गया है, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में आप वबाल कह सकते हैं। अच्छा, अब वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं, ये शेर जो है ये मिर्ज़ा गालिब के टिपिकल स्टाइल में नहीं है। गालिब साहब अक्सर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, राइट। उनके शेरों के अंदर इस तरह का टॉपिक कम आता है कि ही हैज़ गिवन अप इन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, या। तो लेकिन इस शेर के अंदर दिस इज़ अ वेरी ब्लीक एंड डिसअपॉइंटिंग शेर, या। तो इसके अंदर जो यूजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट और हिम्मत की बात गालिब साहब करते हैं वो नहीं है। तो वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हमने तर्क जुस्तजू जो है वो अपनी कमज़ोरी की वजह से छोड़ी है, राइट। तो वी हैव स्टॉप्ड चेसिंग आवर डिज़ायर्स, राइट। इसलिए नहीं कि हमारे कंटेंटमेंट हो गई है, कि फुलफिलमेंट हो गई है हमारी, कि वी आर सेटिस्फाइड, कि हमको जो चीज़ ज़िंदगी में चाहिए थी, जिस चीज़ की हमको जुस्तजू थी, वो चीज़ हमको मिल गई, इसलिए हम अब सेटिस्फाइड हैं और इसलिए हमने तर्क जुस्तजू कर दिया है। ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हमने ज़ौफ़ से छोड़ी है। ज़ौफ़ से है नेक, कनात से ये तर्क जुस्तजू, कि मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ, या मेरी कमज़ोरी की वजह से मैंने जुस्तजू जो है छोड़ दी है। और दूसरी लाइन में कहते हैं बवाल वबाल तकिया गाह हिम्मत मर्दाना हम, राइट। तो वो जो हिम्मत मर्दाना है, इसके अंदर देखिए बड़े खूबसूरत रंग छुपे हुए हैं। तो कहते हैं कि जो मर्द हैं वो इस दुनिया में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए या और जो उनकी जुस्तजू है उसको पूरा करने के लिए बड़ी हिम्मत से काम करते हैं। कभी कभी उनको आराम भी करना पड़ता है, और उस आराम वो आराम पाने के लिए जो उन्होंने रेस्टिंग प्लेस बताई है उसको डिस्क्राइब किया है उन्होंने, तकिया गाह हिम्मत मर्दाना, राइट। तो उस तकिया गाह जो इमेजिनरी प्लेस है उसके अंदर जाके वो आराम कर लेते हैं, फिर उठ के हिम्मत जुटा के अपने काम में लग जाते हैं, राइट। लेकिन गालिब साहब कहते हैं मैं उस तकिया गाह में वबाल हूँ, राइट। कि मैंने उस तकिया गाह को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मैंने उस तकिया गाह के अंदर खराबी इंट्रोड्यूस कर दी है, एक अनहेल्थी एटमॉस्फेयर इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट। तो अपने आप को एक एस्पेक्ट में वो कोस रहे हैं। वो कहते हैं उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि उन उनको ये सूट नहीं करती बात कि वो तर्क जुस्तजू कर दें, राइट। या फिर वो इस दुनिया की रोजी रोटी को परस्यू करना जो है वो छोड़ दें, या। तो ही इज़ फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, राइट। तो इसलिए वो उन्होंने अपने आप को वबाल तकिया गाहे हिम्मत मर्दाना बोला है, राइट। ओवरऑल उन्होंने तर्क जुस्तजू कर दिया है, वो इसलिए नहीं कि उनको कंटेंटमेंट मिल गई है, इसलिए है कि वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अब जुस्तजुएँ क्या हैं, यू नो मे बी ही हैज़ गिवन अप द होप ऑफ एवर फाइंडिंग लव, राइट। और वैसे भी गालिब साहब की लाइफ की हिस्ट्री ये बताती है कि उनको ज़िंदगी में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सो मे बी ही हैज़ जस्ट गिवन अप द परस्यूट ऑफ हिज लाइवलीहुड और द परस्यूट ऑफ सक्सेस बिकॉज ही इज़ टू वीक, राइट। ज़िंदगी में इतने सदमे उनको झेलने पड़े हैं कि अब वो बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। तो जो हिम्मत मर्दाना उनके अंदर होती थी वो बेसिकली अब चली गई है, और उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने ये तकिया गाह के अंदर वबाल होने की इमेजरी को इस्तेमाल किया है। शेर को फिर से पढ़ देते हैं कि ज़ौफ़ से है नेक, कनात से ये तर्क जुस्तजू, हैं वबाल तकिया गाहे हिम्मत मर्दाना हम। वी आर लाइक ए बर्डन और ए ब्लाइट ऑन द रेस्टिंग प्लेस ऑफ मैनली करेज। तो काफ़ी नेगेटिव शेर है ये। अगला शेर देखें, ये गज़ल का आखिरी शेर है कि दाएं, ये बड़ा खूबसूरत शेर है, दाएं मुल हब्स इसमें हैं लाखों तमन्नाएं असद, जानते हैं सीनाए पुरखूं को जिंदा खाना हम, या। दाएं मुल हब्स का मतलब है उम्र कैद, लाइफ इन प्रिजनमेंट, या। तो ये अपने दिल की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि दूसरी लाइन में लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किए हैं, सीना ए पुरखूं, खून से भरा हुआ उनका सीना, खून से भरा हुआ उनका दिल, जिंदा खाना होता है प्रिजन या जेल, या। तो कहते हैं कि ये जो हमारा खून से भरा हुआ सीना है, राइट। आप ये देखें इसके अंदर कितनी खूबसूरत इमेजरी और रंग हैं।
खून से भरा हुआ सीना है, राइट? उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि बहुत दुखी हैं वो अपनी लाइफ में, बहुत सारे गम और मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ा है लाइफ में। और दिल जो है वो आंखों को खून के आंसू भी सप्लाई करता है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि उनका सीना जो है खून से भरा हुआ है, उनको बहुत सारे दुख मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, या तो बहुत बुरी स्टेट है। उस दिल को वो कहते हैं मैं जिंदा खाना जानता हूँ। आई थिंक ऑफ माई ब्रेस्ट दैट इज़ फिल्ड विद ब्लड एज ए प्रिजन हाउस। और उस जिंदा खाने में, उस प्रिजन में क्या है? दायमुल हब्स, इसमें हैं लाखों तमन्नाएं असद। तो कहते हैं इसके, इस दिल के अंदर, इस जिंदा खाने, दिल की जेल के अंदर बहुत लाखों तमन्नाओं को उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है। तो इमेजरी तो आपको पता चली गई होगी। कहने की वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे इस ज़ख्मी, खून से भरे हुए दिल के अंदर बहुत सारी तमन्नाएं दबी हुई हैं, कैद हैं, राइट? उसका मतलब ये है कि वो तमन्नाएं कभी अब बाहर नहीं निकलेंगी, राइट? उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है। उसका मतलब ये है कि वो तमन्नाएं जो हैं, बहुत सारी हैं, लाखों तमन्नाएं हैं उनकी उनकी ज़िंदगी में, जो कभी फुलफ़िल नहीं होंगी, या वो मरेंगी भी नहीं, राइट? वो वहीं दिल के अंदर रहेंगी, लेकिन वो कभी फुलफ़िल नहीं होंगी, राइट? इस सैड स्टेट का वो यहाँ पे शोक मना रहे हैं। इस तमन्नाओं के और ख्वाहिशों के बारे में वाले साहब ने बार बार अपने शेरों में बात की है। एक शेर है, उसमें वो कहते हैं बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, है। ये उन्हीं अरमानों के दिल से निकलने की बात यहाँ पे की जा रही है कि दिल के अंदर, दुखी दिल के अंदर लाखों तमन्नाएं कैद हैं जो कि कभी पूरी नहीं होंगी, है। तो देर इज़ नो होप ऑफ many of his longings to be ever fulfilled. They will forever be buried in his sad heart. ये इस शेर का मतलब है। दायमुल हब्स, इसमें हैं लाखों तमन्नाएं असद, जानते हैं सीनाए पुरखूं को जिंदा खाना हम। तो अब दूसरे शेर पे वापस जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये वो मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उस शेर को समझना या समझाना, पर कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि महफिलें बरहम करे है गंजिफा बाज़े ख़याल, हैं वरक करदानिए नैरंग यकबुत खाना हम। या महफिलें बरहम करने का मतलब है महफिलों को उलट पुलट कर देना, तीतर बीतर कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, या गंजीफ़ा जो है वो एक तरह की ताश होती है जो मिर्ज़ा गालिब के टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। उसके ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह ड्रा की जाती हैं। जिस तरह से आज की दुनिया में भी ताश से जादू करने वाले जादूगर, मैजिशियंस जो हैं वो बहुत सारी ट्रिक्स दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं। गंजीफ़ा बाज इज़ लाइक ए मैजिशियन, और कोई ऐसा इंसान जो गंजीफ़ा को यूज़ करके किसी तरह की ट्रिक्स या कोई जादू दिखाता है। यहाँ पे उस ऐसे एक जादूगर की डिस्क्रिप्शन है। उसको गंजिफ़ा बाज़े ख़याल बोला है। तो वो ख़यालों का जादूगर है। अच्छा, और वर्क होता है पेज, या गर्दानी मीन्स टू टर्न ए पेज, या पेजेस का पलटना। नैरंग किसी जादू, किसी ट्रिकरी, किसी डिसीट को भी कहा जाता है, पर जादू के लिए यूज़ किया जाता है। यक बुत खाना इज़ एन आइडल हाउस, मंदिरों के लिए भी यूज़ किया जाता है, महबूब के घर के लिए भी यूज़ किया जाता है, या अच्छा। तो कहते हैं कि ये यहाँ पे एक गंजीफ़ा बाज़े ख़याल है जो महफ़िलों को बरहम कर दे रहा है, जो महफ़िलों को तीतर-बीतर डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। और अपने आप को उन्होंने कहा है कि हम क्या हैं? हम हैं वर्क गर्दानी नैरंगे यकबुत खाना हम, या तो हम ताश नहीं हैं, हम गंजीफ़ा बाज़ भी नहीं हैं, हम उन ताश के पत्तों का पलटना है, उन ताश के पत्तों की गर्दानी हैं हम, या अच्छा। अब इसका मतलब क्या है? is the only way I can come to a certain conclusion is by looking at individual elements of this, yeah। एक तो गंजीफा बाज़े ख़याल उन्होंने बोला है। तो गालिब साहब ने और शेरों के अंदर भी जिक्र किया है कि ये दुनिया जो है ये ख़याली दुनिया है, इसके अंदर कोई इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, या ये दुनिया ख़याली दुनिया है। यहाँ पे फिर से उन्होंने गंजीफा बाज़े ख़याल की बात की है। तो शायद ही इज़ पॉइंटिंग अगेन टू दैट थीम कि ये दुनिया जो है वो ख़याली दुनिया है, इट्स एन इमेजिनरी वर्ल्ड, या। और दूसरा ये कि वी आर द पेज टर्निंग, राइट। तो हमारा अपनी ज़िंदगी के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, राइट। तो ये जो गंजीफ़ा बाज़े ख़याल है, इट्स हैज़ बिन पोजीशनड एज ए हायर पावर, कि ये कोई हायर पावर है जो बस हमें फेंट रही है, जो बस हमें टर्न कर रही है, या अच्छा। तो ये किसके अंदर रंग है? और
तीसरा ये कि पेज टर्निंग जब हो रही है तो उसके अंदर कुछ इमेजेस बन रही हैं, राइट। शायद उन्होंने कहा है कि ये ख्यालों का जो गंजीफा बाज है, राइट, कि हाँ इस ख्याली दुनिया के अंदर कोई एक हायर पावर एग्जिस्ट करती है जो उन ख्यालों को जब पलटती है तो उस प्रोसेस में जो तस्वीरें सामने आती हैं वही इंसान की असलियत है, या। तो अगेन, जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक हायर पावर एग्जिस्ट करती है जो कि महफ़िलों को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो महफ़िलें सजाती भी है और महफ़िलें डिस्ट्रॉय भी कर देती है, और फिर वो जो महफ़िलें हैं वो सिर्फ़ हमारे ख़यालों के अंदर शफ़ल होती हुई थॉट्स बन के रह जाती हैं। ये एक मीनिंग है जो फ्रैंक प्रिचर्ड और दूसरी वेबसाइट, फ्रैंक प्रिचर्ड की वेबसाइट और दूसरी जगहों पे मुझे मिली। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि ये दुनिया ख़याली दुनिया है, और इस ख़याली दुनिया को चलाने वाला जो जादूगर है, जब वो उन ख़यालों को यू नो टर्न करता है, राइट, तो उस प्रोसेस में जो तस्वीरें नज़र आती हैं वो हम हैं। इफ़ेक्टिवली इट कम्स बैक टू द सेम थिंग कि हमारा हम खुद और ये पूरी दुनिया जो है ख़यालों में एग्जिस्ट करती है। इमेजिनरी दुनिया है, इसका कोई इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आपको ये शेयर समझ में आया हो या आपके दूसरे ओपिनियन हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट्स में। एंड बट दिस इज़ द एक्सटेंट टू विच आई कैन एक्सप्लेन इट। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट मोर देन दैट। तो एनीवेज, ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस टू सम एक्सटेंट एट लीस्ट। थैंक यू।